Presentation of biochemistry, topic carbohydrate, सबमिटेड टू डॉक्टर शहबाज अली, ग्रुप नंबर 6। और ये हमारे ग्रुप मेंबर हैं। और उसके बाद अब प्रेजेंटेशन होगी। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Salman Khan from BS Chemistry 4C. Today my topic of presentation is carbohydrates. तो हम कार्बोहाइड्रेट्स की इंट्रोडक्शन की बात करते हैं सबसे पहले। तो इसका इंट्रोडक्शन ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ बायोऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑन प्लेनेट अर्थ ऑल्दो देयर अबंडेंस इन ह्यूमन बॉडी इज रिलेटिव लो। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 75% ऑफ मैस ऑफ ड्राई प्लांट मटेरियल। मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है वो तकरीबन 75% हमें जो है ना ड्राई प्लांट मटेरियल से हासिल होता है। और ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट वाया फोटोसिंथेसिस। और जो आपके दूसरे जो जानदार पौधे हैं उनसे हमें फोटोसिंथेसिस के अमल से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मुहैया होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं, उसके बाद जो वाटर है वो क्लोरोफिल का अमल होता है। क्लोरोफिल के बाद हमें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिलती है। ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कार्बोहाइड्रेट का जो हर किसी को तकरीबन पता होता है। उसके बाद फंक्शंस इन ह्यूमन बॉडी के, ह्यूमन बॉडी में इसके क्या फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडेशन प्रोवाइड्स एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जो है ऑक्सीडेशन करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एनर्जी रिजर्व। कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टोर करता है एनर्जी को ग्लाइकोजन की फॉर्म में, जो हम रिजर्व करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में एनर्जी को। उसके बाद आ जाता है कार्बोहाइड्रेट लिंक टू लिपिड्स एज और स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कार्बोहाइड्रेट का जो लिंक होता है लिपिड के साथ स्ट्रक्चर कंपोनेंट में, वो सेल मेम्ब्रेन का है कंपोनेंट। उसके बाद आ जाता है कार्बोहाइड्रेट सप्लाई कार्बन एटम्स फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर बायोकेमिकल सब्सटेंस। कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन एटम को सप्लाई कर रहा होता है बायोकेमिकल सब्सटेंस की सिंथेसिस के लिए। मतलब ये उसको मुहैया कर रहा होता है कार्बन एटम प्रिपरेशन ऑफ बायोकेमिकल सब्सटेंस की। उसके बाद आ जाते हैं हम कार्बोहाइड्रेट फॉर्म पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल। ये फ्रेमवर्क स्ट्रक्चरल पार्ट है डीएनए और आरएनए का, उसमें भी हम इसकी मदद लेते हैं। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल है, वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनते हैं। और इधर जो डेफिनेशन है वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। मतलब पॉली मीन ज़्यादा, हाइड्रोक्सी हाइड्रोजन की, हाइड्रोक्सी OH ग्रुप, उनके मिलने से जो अल्डिहाइड है या कीटोन ग्रुप है वो हमारे पास दरअसल क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। द कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज इज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड कार्बोहाइड्रेट फंक्शन इज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज जो है वो एक पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है और कार्बोहाइड्रेट फंक्शन जो है वो एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। उसके बाद जैसे हम इधर मिसाल दे रहे हैं, ग्लूकोज हो गया और हमारे पास फ्रक्टोज हो गया, इसका जनरल फार्मूला लिखा हुआ है CnH2nO। अब ग्लूकोज में जो है CH2 एक कम है जबकि फ्रक्टोज में CH2 एक ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये ऊपर जो लाइन बताई गई है कि ग्लूकोज का जो कार्बोहाइड्रेट है वो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है, मतलब CH2 उसमें कम है और इसमें CH2 के इजाफी होने से ये कीटोन बन जाता है। तो बाकी इनका तमाम तकरीबन सेम है, बस CH2 का फ़र्क है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। उसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन हम तकरीबन इसकी जो करते हैं वो सबसे पहले हमारे पास इसका मोनोसैकेराइड आ जाता है। इसमें ये होता है कि ये सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन का होता है, जैसे हमारे पास ग्लूकोज हो गया और फ्रक्टोज हो गया। उसके बाद हम सेकंड जो है हमारे पास वो है डाइसैकेराइड्स। ये दो मोनोसैकेराइड्स यूनिट जो है कोवेलेंटली बॉन्डेड जो है एक दूसरे के साथ लिंक जुड़े होते हैं।
जैसे हमारे पास सक्रोज हो गया और लैक्टोज हो गया, उनकी जो हमारे पास बॉन्ड्स वगैरह हैं वो डाइसेक्चराइड्स उनका स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ओलिगोसेक्चराइड्स। ये जो है 3 to 10 मोनोसेक्चराइड यूनिट कोवेलेंटली बॉन्ड जुड़े हुए होते हैं। जैसे हमारे पास रेफिनोज हो गया और इसके अलावा और भी इसके एग्जांपल्स हैं। मतलब 3 से 10 यूनिट जो मोनोसेक्चराइड्स हैं वो ओलिगोसेक्चराइड में आ जाते हैं उनकी लिंक होने के बाद। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉलीसेक्चराइड्स। पॉलीसेक्चराइड जो है मैनी मोनोसेक्चराइड्स यूनिट जो है कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। जैसे हमारे पास सेलुलोज हो गया, वो एक पॉलीसेक्चराइड्स है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ अहमद अजहर फ्राम BS केमिस्ट्री 4th C बायोकेमिस्ट्री। टॉपिक जो है हमारा प्रेजेंटेशन का वो है मोनोसेक्चराइड। तो हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। मोनोसेक्चराइड, व्हाट इज मोनोसेक्चराइड्स? द कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन सिंगल polyhydroxy aldehyde or a polyhydroxy ketone are said to be monosaccharides। इसका जनरल फार्मूला जो है वो है CH2O N 5 then C5H10। ये इसकी एग्जांपल जो है वो है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। स्वीट एंड टेस्ट, सोलुबल इन वाटर होता है ये पॉजिटिव टेस्ट विद फेलम सॉल्यूशन। और इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्चराइड्स। These monosaccharides are classified by both the number of carbon atoms and their functional group। So हम डिस्कस करते हैं अल्डोज शुगर को। The monosaccharides that contain an aldehyde functional group, aldose are polyhydroxyaldehyde। मतलब अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो होगा एल्डोज शुगर से। अदरवाइज कीटोन शुगर जो है दे मोनोसेक्चराइड कंटेंट कीटोन फंक्शनल ग्रुप। अल्डोज शुगर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कंटेन करता है, जबकि कीटोन शुगर जो है कीटोन फंक्शनल ग्रुप करता है। 6 कार्बन मोनोसेक्चराइड विद aldehyde functional group in aldehyxo। A 5 कार्बन मोनोसेक्चराइड विद कीटोन फंक्शनल ग्रुप इज कीटोपेंटोन। मतलब हेक्सा, पेंटा, टेरा, हेप्टा, ऐसे फिर कार्बन नंबर जितना बढ़ेंगे उस वजह से इनका नेम भी चेंज होता जाएगा। उसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल हैं जिनका स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारे पास। ग्लाइसिरल्डिहाइड है, राइबोज है, ग्लूकोज है। और सबसे पहले ट्रायोज शुगर में देख लें हम, उसके बाद पेंटा में देख लें। ट्रायोज में 3 कार्बन है, पेंटा में 5 कार्बन है, जबकि हेक्सोज में 6 कार्बन है। ये स्ट्रक्चर में शो किया गया है। उसके बाद आ जाती है isomers of monosaccharides D and L। Most of monosaccharides occur in animals, in mammals are D sugars, and enzymes responsible for their metabolism are specific for the configuration। Second, simple monosaccharide with 4, 5, 6 and 7 carbon atoms have multiple asymmetric carbons। They exist as distereomer isomers that are not mirror image of each other। उसके बाद आ जाता है सम शुगर नेचुरली occur in the L form, L एल्बिनोज and L fructose and found in glycoproteins। उसके बाद हम D and L आइसोमर ऑफ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहाँ पर ये है कि डी ग्लूकोज जो है उसका आप देखें OH जहाँ पर येलो कलर में शो किस साइड से किया गया है, जबकि एल ग्लूकोज का किस साइड से किया गया है। यहाँ से वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आ रहा है जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ फुरकान सलीम फ्राम BS केमिस्ट्री 4th C। मेरा जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स एक किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें काफ़ी टाइप के मोनोसेक्राइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के तहत कनेक्टेड होते हैं और वो एक पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। तो इनका अल्टरनेट नेम ग्लाइकेन भी है। तो ग्लाइक से मुराद शुगर एन से पॉलीमर्स, मतलब शुगरी पॉलीमर्स ऐसे भी कह सकते हैं। सॉरी, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स क्या होते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होते हैं ना, मोनोसेक्राइड के ना, जो 2 मोनोसेक्राइड हैं फॉर एग्जांपल, उनके जो OH ग्रुप होते हैं दोनों एक दूसरे से जब कनेक्ट होते हैं वो एक बॉन्ड बनता है, उनको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
तो ये पॉलीसेकेराइड, इनको ये एक किस्म के पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर्स जो होते हैं ना, वो मतलब डिफरेंट किस्म के मोनोमर्स जो हो गया मोनोसेकेराइड, पॉलीमर्स जो हो गया पॉलीसेकेराइड, मतलब डिफरेंट किस्म के मोनोमर्स यानी मोनोसेकेराइड जब कनेक्ट होते हैं ग्लाइकोसिडिक के साथ, वो पॉलीमर्स बनाते हैं पॉलीसेकेराइड। तो ये मोनोसेकेराइड जो होते हैं ये एक टाइप के भी हो सकते हैं और एक टाइप के नहीं भी हो सकते। जो एक टाइप के होते हैं उनको कहते हैं होमोपॉलीसेकेराइड्स। तो इनकी एग्जांपल आ गई, स्टार्च हो गई, ग्लाइकोजन हो गए। तो इनकी शेप देख लें। होमोपॉलीसेकेराइड ये अनब्रांच्ड भी होते हैं और ब्रांच्ड भी होते हैं। अनब्रांच जो नज़र आ रहे हैं एक ही चेन में है सारे, और ब्रांच शेप में हैं, इनमें ये मोनोसेकेराइड्स हैं जो जो बने हुए हैं बेंजीन टाइप, ये मोनोसेकेराइड्स हैं तो एक ही चेन में हैं। उसके बाद हैं हीट्रोपॉलीसेकेराइड्स। हीट्रोपॉलीसेकेराइड्स में ना काफ़ी टाइप के मोनोसेकेराइड्स होते हैं ना, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ जब कनेक्ट होते हैं तो वो हीट्रोपॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। हीट्रोपॉलीसेकेराइड में ना ये जो मोनोसेकेराइड होते हैं एक टाइप के नहीं होते, डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं, 2 3 4 में भी कितना हो सकते हैं, ये मतलब काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो इनकी एग्जांपल हो गई हाइलुरोनिक एसिड हो गई, हेपारिन हो गई। इनकी भी स्ट्रक्चर देख लें, काफ़ी टाइप के मोनोसेकेराइड्स कनेक्टेड हैं इनमें, चेन ब्रांच में भी और ब्रांच में भी। इनकी लेंथ डिपेंड आगे लेंथ, इनकी लेंथ ना डिपेंड करती है मोनोसेकेराइड पे, जो कि 100 से कम से लेकर हम मतलब सिंगुलर तो नहीं प्लूरल हो सकते हैं, प्लूरल जितना भी हो, और आगे चले जाएं मिलियन तक, मिलियन मोनोमर्स यूनिट मतलब जो कनेक्टेड होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ। आगे हो गई पॉलीसेकेराइड्स की प्रॉपर्टीज़। इनका टेस्ट तो स्वीट नहीं होता और इनका टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं होता टोलन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में। सोलबिलिटी भी लिमिटेड ही होती है, ऑलमोस्ट अनसॉल्वेबल ही होते हैं। और पॉलीसेकेराइड जैसे फ्लोर होगी, कॉर्न स्टार्च हो गए, ये ग्रेवी और मिठाई डेजर्ट्स वगैरह में थिकनिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो यही थी मेरी प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच। Assalamu alaikum. My name is Imran Yasin from BS Chemistry 4C and today the topic of my presentation is structured polysaccharide। तो पहले देख लेते हैं कि हम structured polysaccharide है क्या। तो structured polysaccharide is a polysaccharide that serve as a structure element, यानी कि क्या है, हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो प्लांट की सेल वॉल में और एनिमल के एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होता है। और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि हम पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल क्या है। एक सेलुलोज है और दूसरी क्या हमारे पास काइटिन है। तो देख लेते हैं सेलुलोज क्या और काइटिन क्या है। सेलुलोज इज़ द मोस्ट अबंडेंटली, यानी कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो पॉलीसेकेराइड है हमारे पास वो कौन सा है, सेलुलोज है। उसके बाद उसकी फर्दर देख लेते हैं कि जो हमारे पास प्लांट के जो वुडी पोर्शन, चाहे वो स्टेम है चाहे वो लीव है, उसमें जो हमारे पास क्या है सेलुलोज की कंसनट्रेशन मौजूद होती है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि जब हमारे पास ग्लूकोज के 5000 यूनिट्स बनते हैं तो तब हमारे पास एक सेलुलोज की चेन बन जाती है। तो आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट कि हमारे पास जो काटन है, काटन हमारे पास प्योर क्या है, हमारे पास सेलुलोज है जिसमें 95% क्या है सेलुलोज मौजूद है। लेकिन हमारे पास जो वुड है, वुड के अंदर 56% ऑलमोस्ट जो हमारे पास सेलुलोज मौजूद है। अब यहाँ पे देखें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए 2 यूनिट जब मिलते हैं तो हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है। अब आगे देखते हैं हमारे पास काटन क्या है। देखिए काटन जो हमारे पास सेकेंड मोस्ट अकरिंग जो है पॉलीसेकेराइड है, दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड क्या हमारे पास काटन है। इसका फंक्शन क्या है, ये हमारे पास रिजिडिटी प्रोवाइड करता है किसको, एक्सोस्केलेटन को। उससे अगला पॉइंट जो है, ये जो हमारे पास जो काइटन है ना, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है किससे, सेलुलोज के, लेकिन एक्सेप्शन इसमें मौजूद है। एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन कहाँ पे है, यहाँ पे ग्लूकोज के डेरिवेटिव है, लेकिन उधर क्या हमारे पास सेलुलोज ग्लूकोज के डेरिवेटिव मौजूद नहीं थे। नीचे फर्दर हम देख लें इसका डिफरेंस कि हमारे पास काइटन है ना, काइटन में हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी है और अमाइन बाउंड भी है, ये हमारे पास डिफरेंस है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में शो हो रहा है, यहाँ पे आप
डायग्राम में देख सकते हैं ग्लूकोसामीन है, उसके बाद एन एसिटाइल ग्रुप भी मौजूद है और ग्लाइकोसाइड लिंकेज भी मौजूद है। लेकिन यहाँ पे ऊपर सेलुलोज में देखें तो यहाँ पे सिर्फ क्या आता है, हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, ग्लूकोसामीन भी शो हो रहा है, उसके बाद एन एसिटाइल ग्रुप भी मौजूद है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आप फर्दर चलते हैं आगे। एसिडिक पॉलीसेकेराइड क्या है? एसिडिक पॉलीसेकेराइड ऐसा पॉलीसेकेराइड है जब हमारे पास डाइसेकेराइड के यूनिट्स को रिपीट करके मिलाया जाता है तो तब हमारे पास एसिडिक पॉलीसेकेराइड बनते हैं। लेकिन इसकी शर्त भी है कि डाइसेकेराइड जो है इसका एक कंपोनेंट वो क्या होना चाहिए, हमारे पास अमीनो शुगर का होना चाहिए। ठीक है, उसका आगे जो दूसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि इसका जो फंक्शन, ये कहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करता है, सेलुलर लेवल पे और टिश्यू लेवल पे ये क्या हमारे पास फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके आगे क्या है कि जो वेल नॉन एसिडिक पॉलीसेकेराइड कौन कौन से हैं हमारे पास, हेलोनोरिक एसिड और हेपारिन है। इसको हम पढ़ लेते हैं, हेलोनोरिक एसिड क्या है, हेपारिन क्या है। हेलोनोरिक एसिड क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो नेचुरली ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आई और जॉइंट के फ्लूइड के अंदर ही हमारे पास क्या हेलोनोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। उसका बहुत सारे फंक्शन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसको हम देख लेते हैं कि हेलोनोरिक एसिड की क्या क्या फंक्शन है, उसके यूजेस क्या क्या है। ये जब सर्जन जब सर्जरी करता है तो उसके दौरान भी हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हेलोनोरिक एसिड। उसका दूसरा फंक्शन क्या है कि जब हमारे पास मुंह के अंदर जो है ना वो छाले बन जाते हैं तो हेलोनोरिक एसिड एज अ जेल के तौर पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और वॉश करने के लिए, उन छालों को वॉश करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आइट्रोमा, आइट्रोमा क्या होता है, जब हमारी आँख डैमेज हो जाती है, जिसके सेल टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, तब भी हम क्या हेलोनोरिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि ये जब एयर इन्फेक्शन, जब हमारे कान के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तब भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हेलोनोरिक एसिड का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये स्ट्रक्चर देख लें कि हमारे पास क्या है, ग्लूनोरिक एसिड का एक यूनिट और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का जब दूसरा यूनिट मिलता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू, ग्लूकोज के थ्रू, तो तब हमारे पास हेलोनोरिक एसिड का एक यूनिट बन जाता है। आगे देखते हैं अब हेपारिन के हमारे पास, वो कह रहे हैं कि हेपारिन जो है वो स्मॉल हाईली सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, और जब 15 से 90 डाइसेकेराइड के यूनिट जो हैं वो चेन में मिलते हैं तब हमारे पास हेपारिन मौजूद हो, जब यानी कि बन जाता है। अब हेपारिन का जो फंक्शन है वो क्या है, एंटी कोगुलेंट है, यानी कि कोगुलेंट ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। उसके बाद हमारे पास वो कह रहा है कि जो नेचुरली ये प्रेजेंट है किसमें, मास्ट सेल में। मास्ट सेल कौन से होते हैं, मास्ट सेल जो कनेक्टिव टिश्यू से बनते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, वो मास्ट सेल। और उसको हम मेडिसिन के तौर पर कहाँ से ले सकते हैं, जो हम घरों में जानवर ज़िबा करते हैं वहाँ से भी हम इसे, उसकी इंटेस्टाइन से, हम इंटेस्टाइनल लंग से हम वहाँ से ले सकते हैं। वो क्या है परिन, उसके यूजेस बता रहा है, परिन के कौन कौन से यूजेस हैं। ये कहाँ पे, ब्लड को क्लॉट होने की प्रिवेंट, यानी कि जब ब्लड क्लॉट हो रहा हो तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम हेपारिन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये क्या है, ब्लड के जहाँ पे क्लॉट होने के डिसऑर्डर्स आ रहे हैं वहाँ पे भी हम हेपारिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास सर्जरी के दौरान, डायलिसिस के दौरान और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान जब ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाए तो तब हम हेपारिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है, ब्लड को स्मूथली फ्लो करवाता है, क्योंकि ये एंटीकोगुलेंट है इस वजह से ब्लड को स्मूथली फ्लो करवाता है। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया, स्ट्रक्चर में क्या है कि डी ग्लूकोनोरेट 2 सल्फेट ग्लाइकोसाइड लिंकेज के थ्रू एन सल्फोग्लूकोसामीन 6 सल्फेट से जब मिलता है तो तब हमारे पास हेपारिन बन जाता है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। Assalamu alaikum everyone. My name is Hassan Arif and my topic of presentation is proteoglycans. First of all हमारे पास proteoglycans का introduction है. Proteoglycans comprise a core protein to which one or more glycosaminoglycan chain are covalently attached. प्रोटियोग्लाइकेन में एक कोर प्रोटीन होती है और उस कोर प्रोटीन पर एक या एक से ज़्यादा ग्लाइकोमाइनोग्लाइकेन चेन जो होती हैं वो कोवेलेंटली अटैच होती हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो है बाइंड करता है ग्लाइकोमाइनोग्लाइकेन की एक या एक से ज़्यादा चेन को कोर प्रोटीन की चेन के ऊपर। इसके अलावा स्मॉल प्रोटीन्स भी होती हैं जो ग्लाइकोमाइनोग्लाइकेन की चेन्स को कोर प्रोटीन के ऊपर अटैच होने में मदद करती हैं। So that we can say that there is a covalent bond between core protein and glycosaminoglycans chains. Small proteins also help for the binding.
नेक्स्ट जो लाइन है वो है प्रोटियोग्लाइकेन्स आर प्रोटीन दैट आर हैवली ग्लाइकोसाइलेटेड। ग्लाइकोसाइलेशन जो है एक ग्लाइकोसाइलेशन यहाँ पर एक प्रोसेस है। इसको हम कह सकते हैं कि द कंट्रोल एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल स्पेशली अ प्रोटीन। इसमें एक ख़ास तौर पर जो प्रोटीन की ग्लाइकोसाइलेशन होती है बाय द एडिशन ऑफ आ शुगर मॉलिक्यूल। शुगर मॉलिक्यूल के एडिशन के बाद ग्लाइकोसाइलेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। The basic proteoglycan unit consists of core protein with one or more covalent attached glycosaminoglycan chain। मेन पार्ट जो है वो कोर प्रोटीन है, उसके ऊपर एक या एक से ज़्यादा ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन चेन्स जो होती हैं वो कोवलेंटली बॉन्डेड होती हैं। And the next one is the point of attachment is serine residue to which the glycosaminoglycan is joined through a tetrasaccharide bridge। इस तरह हम कह सकते हैं कि कोर प्रोटीन और ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन के दरमियान वो पॉइंट जहाँ पर ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन अटैच होते हैं उस पॉइंट पर सीरीन रेजिड्यू होता है और वहाँ पर टेट्रासैकराइड ब्रिज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्ड्रोइटन सल्फेट। कॉन्ड्रोइटन सल्फेट के आगे हमें जो है शुगर्स दी गई हैं। डिफरेंट शुगर्स जो हैं वो कॉन्ड्रोइटन सल्फेट में अटैच होती हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स भी होती हैं। ये सब मिलके टेट्रासैकराइड ब्रिज बनाते हैं। इस टेबल में शुगर और डिफरेंट शुगर्स दी गई हैं और उनके एब्रीवेशंस दिए गए हैं। इन्हीं में से कुछ शुगर्स जो हैं वो टेट्रासैकराइड ब्रिज बनाने में काम आती हैं। नेक्स्ट है द सेरीन रेजिड्यू इज़ जनरली इन द सीक्वेंस। आगे हमें सीक्वेंस दिया गया है, इसमें सेरीन होता है। इसमें हमारे पास सेरीन होता है, ग्लाइसिन होता है, अमाइनो एसिड होता है और ग्लाइसिन। अगेन एंड पर हमारे पास ग्लाइसिन अटैच होता है इसमें। नेक्स्ट है वेयर एक्स कैन बी एन अमाइनो एसिड रेजिड्यू बट प्रोलीन। नेक्स्ट है द चेन्स आर लॉन्ग लीनियर कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर दैट आर नेगेटिवली चार्ज्ड अंडर physiological condition due to the occurrence of sulfate and uric acid group। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटियोग्लाइकेन्स। ज़्यादातर प्रोटियोग्लाइकेन्स पॉलीसेकेराइड होते हैं क्योंकि 95% ऑफ देयर वेट इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन। इनमें ग्लाइकोपेप्टाइड लिंकेज भी होता है जो पॉलीसेकेराइड चेन को कोर प्रोटीन के साथ जोड़ता है। यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर दिखाया गया है प्रोटियोग्लाइकेन्स का। इसमें एक कोर प्रोटीन है जो मेन पार्ट है इसका, उसके साथ कार्बोहाइड्रेट शुगर्स जुड़ी हुई हैं कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए। कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर उनका टेट्रासैकराइड ब्रिज है। यहाँ पर स्मॉल प्रोटीन और कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए कार्बोहाइड्रेट यानी कि पॉलीसेकेराइड्स जो हैं वो कोर प्रोटीन के साथ जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन ऑफ प्रोटियोग्लाइकेन्स। प्रोटियोग्लाइकेन्स आर द कंपोनेंट ऑफ एनिमल एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। सेकंड जो इनका फंक्शन है वो ये है कि दे आर द फिलर सब्सटेंस बिटवीन सेल्स। थर्ड फंक्शन प्रोटियोग्लाइकेन्स का ये है कि ये कोलेजन प्रोटीन के साथ मिलकर कार्टिलेज बनाते हैं। प्रोटियोग्लाइकेन आल्सो हेल्प इन बाइंडिंग कैटाइंस। फिफ्थ जो इनका फंक्शन है वो ये है कि दे आर आल्सो यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट और दे आल्सो सर्व्ड एज लुब्रिकेंट्स। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ प्रोटियोग्लाइकेन्स। राइबोसोम्स प्रोटियोग्लाइकेन्स को बनाते हैं एंड दे आर ट्रांसलोकेटेड इनटू द ल्यूमन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस जो होता है वो गोल्गी एपरेटस में होता है। ग्लाइकोसाइलेशन का जो प्रोसेस है ये वो प्रोसेस है जिसमें एंजाइम्स के ज़रिए
ऑर्गेनिक मालिक्यूल फॉर एग्जांपल प्रोटीन की जो है मॉडिफिकेशन होती है और उसमें शुगर के मालिक्यूल की एडिशन होती है। सिंथेसिस के दौरान पहले स्टेप में टेट्रासैकराइड जो है वो कोर प्रोटीन के साथ अटैच होता है टू सर्व्स एज अ प्राइमर फॉर पॉलीसैकराइड ग्रोथ, और यहीं से फिर पॉलीसैकराइड की ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होती है और इसके बाद जो है वो शुगर ऐड होती है। और जब सिंथेसिस जो है वो कंप्लीट हो जाती है तो बना हुआ प्रोटियोग्लाइकेन जो है वो सेक्रेटरी वैक्यूल्स के ज़रिए, सेक्रेटरी वेजिकल्स के ज़रिए टिश्यू के मैट्रिक्स में से बाहर निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर का ग्रुप जिन्हें हम म्यूकोपॉलीसैकराइडोसिस कहते हैं प्रोटियोग्लाइकेन्स के ना टूटने का सबब बनते हैं। इसके अलावा कुछ खास लाइसोसोमल एंजाइम के काम ना करने की वजह से प्रोटियोग्लाइकेन्स सेल्स के अंदर जमा हो जाते हैं। प्रोटियोग्लाइकेन्स के सेल के अंदर जमा होने की वजह से इस तरह बहुत सी बीमारियों की अलामात ज़ाहिर होती हैं और जीन्स में म्यूटेशन की वजह से मुख्तलिफ सिंड्रोम्स की अलामात भी ज़ाहिर हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्रोटियोग्लाइकेन। प्रोटियोग्लाइकेन्स और ग्लाइकोप्रोटीन दोनों में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस भी मौजूद हैं। प्रोटियोग्लाइकेन और ग्लाइकोप्रोटीन में पहला डिफरेंस जो है वो ये है कि प्रोटियोग्लाइकेन्स की चेन्स जो होती हैं वो लंबी होती हैं, जबकि ग्लाइकोप्रोटीन की चेन्स जो होती हैं वो शॉर्ट होती हैं। इनमें जो दूसरा डिफरेंस है वो है कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ऑफ प्रोटियोग्लाइकेन्स इज़ फार लेस दैन ग्लाइकोप्रोटीन। थर्ड डिफरेंस जो है इनमें वो ये है कि प्रोटियोग्लाइकेन्स की चेन जो होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, जबकि ग्लाइकोप्रोटीन की चेन्स नेगेटिवली चार्ज हो भी सकती हैं और नहीं भी। फोर्थ डिफरेंस जो है वो ये है कि प्रोटियोग्लाइकेन्स जो है वो कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं, जबकि ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं वो सेलुलर मेम्ब्रेन और सेल्स जो होती है उनमें पाए जाते हैं। और आखिरी फिफ्थ डिफरेंस जो है वो ये है कि प्रोटियोग्लाइकेन्स सेलुलर डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए अहम होती हैं, जबकि ग्लाइकोप्रोटीन का फंक्शन सेलुलर रिकॉग्निशन है। ये स्ट्रक्चर हैं ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटियोग्लाइकेन के, इनके स्ट्रक्चर भी एक दूसरे से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सजाद हुसैन फ्रॉम BS Chemistry 4th C, group number 6, and today the topic of my presentation is physical properties of carbohydrate. तो लेट्स स्टार्ट। ये चंद कार्बोहाइड्रेट को दिखाया गया है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम यूज़ करते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, सबसे पहले मोनोस्क्राइड। मोनोस्क्राइड सिंपल शुगर है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है शुगर की है, और इसके जो बेसिक यूनिट हैं वो है कार्बोहाइड्रेट मोनोस्क्राइड के। एंड द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइस्क्राइड। डाइस्क्राइड मीन के दो शुगर, डबल शुगर इसमें जुड़े होते हैं। जब दो मोनोस्क्राइड आपस में मिल जाएं तो डाइस्क्राइड बनता है। थर्ड पॉलीस्क्राइड, इसमें पॉली चेन होती हैं, पॉली फार्म होती हैं कार्बोहाइड्रेट की, लॉन्ग चेन होती हैं जो कि आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं। क्लासिफिकेशन, monosaccharides can be classified by the number of carbon atom they contain, for example triose, tetrose, pentose, hexose, heptose and so on। ये इसकी क्लासिफिकेशन दी गई है मोनोस्क्राइड की। ये फिर इसको हम डिटेल में अगले हम चैप्टर में पढ़ेंगे, ट्राइयोस, पेंटोस ये वगैरह। डाइस्क्राइड को आगे नहीं क्लासिफाइड किया जाता। पॉलीस्क्राइड
की दो टाइप, होमोपोलिसक्राइड एंड हेटेरोपोलिसक्राइड। स्टेट मतलब ये हालत इसकी कैसी है कि किस तरह ये हालत में होते हैं। क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं मोनोस्क्राइड, डाइस्क्राइड भी क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं, और पोलिस्क्राइड अमॉर्फस कंपाउंड होते हैं। सोलबिलिटी मतलब पानी में हलशुदा है या नहीं है। मोनोस्क्राइड सोलूबल इन वाटर, जैसे ही पानी में डालेंगे ये हल हो जाएगा। डाइस्क्राइड सोलूबल इन वाटर, ये भी हल हो जाएगा। और पोलिस्क्राइड ये इनसोलूबल है वाटर में। टेस्ट मोनोस्क्राइड जायका कैसा होता है, हैव अ स्वीट टेस्ट, मीठे होते हैं मोनोस्क्राइड। डाइस्क्राइड भी मीठे होते हैं, हैव अ स्वीट टेस्ट। पोलिस्क्राइड ये मीठे नहीं होते, डू नॉट हैव अ स्वीट टेस्ट। तो आगे डाइस्क्राइड हैं, ये कुछ डाइस्क्राइड दिखाए गए हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। A discride consists of two monosaccharides linked together is formed when two monosaccharides combine in a hydration reaction। तो आगे फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पेज पर मैंने बताया था कि डाइस्क्राइड जो होते हैं इसमें टू मोनोस्क्राइड होते हैं जो कि आपस में जुड़े होते हैं। जब दो मोनोस्क्राइड को आपस में जोड़ा जाए तो डाइस्क्राइड बनते हैं। ये रिएक्शन दिखाएंगे ग्लूकोज और मोनोस्क्राइड, जब इनका रिएक्शन करेंगे माल्टोज बनेगा और वाटर। इस तरह के आगे और भी रिएक्शन दिखाए गए हैं। ग्लूकोज प्लस लैक्टोज बनेगा जब हम इसको रिएक्शन करवाएंगे, प्लस वाटर प्लस सक्रोज भी साथ बनेगा। द मोस्ट कॉमन डाइस्क्राइड आर माल्टोज, लैक्टोज एंड सक्रोज, ये कुछ डाइस्क्राइड हैं। तो आगे पोलिस्क्राइड, ये पोलिस्क्राइड दिखाएंगे, ये इसकी तस्वीर, ये भी पोलिस्क्राइड ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। पोलिस्क्राइड और पॉलीमर फॉर्म ऑफ मोनोस्क्राइड, इसमें मोनोस्क्राइड चेन होते हैं। हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस मैनी मॉलिक्यूल ऑफ मोनोस्क्राइड, जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं मॉलिक्यूल मोनोस्क्राइड के मॉलिक्यूल की तो पोलिस्क्राइड पैदा होते हैं। कैन बी फॉर्म पेंटोज और द कार्बन शुगर और द हेक्सोज और 6 कार्बन शुगर। तो हेक्सोसेंस हैव जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला दिखा है C6H10O5 X। Some of the common hexos are starch, cellulose and dextrine। Thank you so much for listening me। Bismillahirrahmanirrahim. Myself Tayyibur Rahman and my roll number is 199. Today the topic of my discussion is biological function of starch. What is starch? स्टार्च जो है पॉलीमर्स होते हैं ग्लूकोज के, और इसकी मॉलिक्यूलर टाइप से कार्बोहाइड्रेट्स, और केमिकल फार्मूला है इसका C6H10O5। ये शॉर्टली इसका इंट्रोडक्शन था। और अब हम अपना टॉपिक की तरफ आते हैं। फंक्शन ऑफ स्टार्चेस इन प्लांट्स। प्लांट सेल्स कैन चेंज ग्लूकोज इनटू स्टार्च एज अ वे फॉर देम टू स्टोर शुगर। जो प्लांट सेल के अंदर यह सलाहियत होती है कि वो ग्लूकोज को स्टार्च में चेंज कर सके ताकि वो अपने अंदर शुगर को स्टोर कर सकें बाद में इस्तेमालात के लिए, एनर्जी के इस्तेमालात के लिए। प्लांट्स टेंड टू स्टोर इट एज स्टार्च ड्यूरिंग द डे एंड शुगर एट नाइट इन द ग्रीन लीव्स। जो डे के वक्त प्लांट अपने अंदर स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज को चेंज करके स्टोर करते हैं, और रात के वक्त शुगर को जो कि ग्रीन लीव्स यानी कि ग्रीन लीव्स में स्टोर होती है प्लांट्स के। और फंक्शन ऑफ स्टार्चेस इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। स्टार्चेस आर अ की सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। जो स्टार्च, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि मेन सोर्स होता है एनर्जी का ह्यूमंस में और एनिमल्स में स्टार्चेस का होता है। एनिमल्स में तो शुगर ग्लूकोज जो होती है वो स्टार्च की फॉर्म में ही स्टोर होती है, जो कि
एक्टिव सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए, यानी कि इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। स्टार्च इज़ फाउंड इन मैनी फूड्स, कई किस्म की खुराकों में यह पाया जाता है, जैसा कि पास्ता, सीरियल्स, ब्रेड्स, रोटी और पोटैटोज़, आलू वगैरह वगैरह, जो कि कई जानवर पौधों को खाकर भी स्टार्च का अपने अंदर स्टोर करते हैं। फंक्शन ऑफ स्टार्च इन सोसाइटी। Function of starch in society. Starch is used to stiffen yarn, package products for shipping in a way that better the environment, give a glossy look to fancy paper and more. Corn starch is a common ingredient in American cooking today. स्टार्च जो होता है शिपिंग के लिए भी यूज़ होता है, यानी कि वहाँ पर एक ब्यूटीफुल लुक के लिए, जिससे माहौल साजगार रहता है शिपिंग का, और भी कई इसके इस्तेमाल आते हैं। कॉर्न स्टार्च जो होता है वो एक कॉमन यूज़ है अमेरिका में कुकिंग के लिए होता है। एक कॉर्न स्टार्च अमेरिका में कुकिंग के लिए यूज़ होता है, कॉमन इंग्रेडिएंट है एनर्जी के लिए। स्टार्च इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म से जिनमें स्टार्च का इस्तेमाल होता है, उनके बारे में मैं अब आपको कुछ फ़वाइद बताने जा रहा हूँ। स्टार्च इंटर्स द सिस्टम ऑफ एन एनिमल और ह्यूमन बाय मीन्स ऑफ फूड। जो एनिमल और ह्यूमंस होते हैं, जानवर और हम इंसान हैं, जो स्टार्च खुराक के ज़रिए हासिल करते हैं, जो हम खाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। स्टार्च इज़ फाउंड इन द सेल्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स। जो स्टार्च पाई जाती है पौधों के सेल्स में, पौधों के खुलियों में, जिसे एंड सीड्स ऑफ कॉर्न एंड व्हीट एंड बीन्स इन द स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ पोटैटोज एंड मनी अदर प्लेसेस। स्टार्च जो है इजीली डाइजेस्टिबल फूड है, फूड सोर्स है। व्हेन कुक्ड, स्टार्च इज इजीली डाइजेस्टिबल व्हेन कुक्ड ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ गिलेटाइनाइजेशन। गिलेटाइनाइजेशन क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब पानी के मॉलिक्यूल्स स्टार्च के सामने प्रेजेंट हों, तो तब यह स्टार्च के मॉलिक्यूल्स की जो ब्रेकडाउन होती है, ताकि वाटर ज़्यादा वो डिज़ोल्व कर सके स्टार्च, इसे कहते हैं गिलेटाइनाइजेशन। स्टार्च इज़ प्रेजेंट इन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्लांट्स जो हैं स्टार्च हासिल करते हैं। That's all about my topic of starch. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दिलशाद अहमद है। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 18111163 है और डिपार्टमेंट बीएस केमिस्ट्री 4C से। आज जिसकी प्रेजेंटेशन है वो है ग्लाइकोजन, और इसमें हम ग्लाइकोजन के बारे में सीखेंगे कि ये क्या चीज़ है और इसकी हम स्टोरेज कहाँ है ये सीखेंगे। और सबसे पहले शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सोर्स हैं और इनको 3 ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है: मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मेनली 3 ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, वरना हम मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड में भी डिवाइड कर देते हैं। तो मोनोसेक्राइड सिंगल सेक्रोन पर मुश्तमिल होते हैं, मतलब कि सिंगल शुगर मालिक्यूल, और जबकि डाइसेक्राइड 2 शुगर मालिक्यूल और ओलिगो 2 से 9 के शुगर मालिक्यूल पर मुश्तमिल होता है। और पॉलीसेक्राइड्स 9 से ज़्यादा अगर ग्लूकोज मालिक्यूल आपस में जुड़े होंगे तो उनको हम कहेंगे पॉलीसेक्राइड्स। और पॉलीसेक्राइड्स के आगे एग्जांपल्स हैं स्टार्च है, सेलोस है, काइटन है और इसी तरह ग्लाइकोजन है। तो आज हम सेलेक्ट करेंगे और आज डिस्कस करेंगे ग्लाइकोजन को। ग्लाइकोजन जो है एक पॉलीसेक्राइड है जो कि जानवरों में, इंसानों में पाया जाता है। ठीक है, ये ग्लूकोज का मोनोमर है। छोटे छोटे ग्लूकोज के यूनिट्स मिलते हैं और
एक ग्लाइकोजन का मालिक्यूल बनाते हैं। और ये इसमें जो ग्लूकोज मालिक्यूल के हैं, ये ग्लूकोज जो है राइबोज शुगर है, 5 कार्बन और 6 कार्बन पर मुश्तमिल होती है। 5 कार्बन रिंग के अंदर होते हैं और 1 कार्बन आउटसाइड द रिंग होता है। और इसी तरह जब ये ग्लूकोज मालिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो लिंकेज बनाते हैं। जिस तरह इस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन में दिखाया हुआ है कि अगर बाहर वाली साइड वाली कार्बन के साथ ग्लूकोज का मालिक्यूल राइबोज मालिक्यूल अगर जुड़ेगा तो वो 1,6 लिंकेज होगी। और अगर रिंग वाली एक रिंग का कार्बन एटम दूसरे रिंग के ही कार्बन एटम के साथ जुड़ेगा तो 1,4 लिंकेज बनाएगा। ठीक है, इस तरह इसमें 2 किस्म की लिंकेज हैं, अल्फ़ा 1,6 अल्फ़ा 1,4 लिंकेज। और इसका वर्क जो है, इसका वर्क सेम ऐसे ही है जैसे प्लांट में स्टार्च का काम है। स्टार्च क्या करती है? स्टार्च भी ग्लूकोज को स्टोर करती है। जैसे आलू में जो एनर्जी की फॉर्म स्टोर होती है वो स्टार्च होती है। वो ग्लूकोज ही मोनोमर होते हैं जो आपस में जुड़ते हैं और स्टार्च का मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी तरह ग्लाइकोजन में भी यही सीन है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते जाएंगे और वो ग्लाइकोजन बना देंगे। इसके बाद आगे हम देखते हैं स्टोरेज जो है इसकी ग्लाइकोजन की 2 जगह पर है, मसल सेल्स में और लीवर सेल्स में। जैसे कि स्ट्रक्चर में दिखाया हुआ है, ग्लाइकोजेनेसिस के ज़रिए ग्लूकोज मालिक्यूल जो है वो लीवर में स्टोर हो रहे हैं और इसी तरह ग्लाइकोजिनोलाइसिस के ज़रिए से ग्लूकोज मालिक्यूल बाहर मसल्स के इस्तेमाल हो रहे हैं। ये जो है ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि एनर्जी जब हम वाफिर में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फैट्स जब हम वाफिर मकदार में इस्तेमाल कर लेते हैं तो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज मालिक्यूल होते हैं, जो फैट्स होते हैं, वो ग्लाइकोजन की सूरत में लीवर और मसल सेल में स्टोर हो जाते हैं। अब इन स्टोर हुए हुए लीवर और मसल सेल्स को जब ज़रूरत पड़ती है, जैसे अभी फास्ट का है, मतलब कि रोज़े रख रहे हैं, तो वो जो स्टोर फैट्स जो ग्लाइकोजन की सूरत में, लिपिड्स की सूरत में, फैट्स की सूरत में स्टोर हुई थी मसल्स में और लीवर में, तो वो अब दोबारा ग्लाइकोजन से ग्लूकोज मालिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर उससे हम एनर्जी हासिल करना शुरू कर देंगे। इसकी जो स्ट्रक्चर सिमिलरिटी है वो अमाइलोपेक्टिन के साथ है। अमाइलोपेक्टिन क्या है? अमाइलोपेक्टिन स्टार्च की ही टाइप है। अमाइलोपेक्टिन मतलब कि 1,4 लिंकेज लीनियर लिंकेज में भी है और 1,6 लिंकेज के मतलब कि ब्रांच भी बनाता है। इसी तरह अमाइलोपेक्टिन की सिमिलरिटी होने की वजह से सिर्फ फ़र्क जो होगा वो ग्लाइकोजन का अमाइलोपेक्टिन से फ़र्क जो हम देखेंगे वो सिर्फ नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स पे फ़र्क नज़र आएगा हमें, या फिर ब्रांचिंग के 1,6 लिंकेज ज़्यादा हो जाएंगी, अमाइलोपेक्टिन में 1,6 लिंकेज कम हो जाएंगी। इसी तरह ग्लूकोज के जो तादाद है, ग्लूकोज की तादाद भी मतलब कि ग्लाइकोजन में ज़्यादा हो जाएगी, अमाइलोपेक्टिन में कम हो जाएगी। जिस तरह इधर दिखाया हुआ है ग्लाइकोजन जो है 3 टाइम्स ज़्यादा ब्रांच्ड होता है अमाइलोपेक्टिन से। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन से 3 टाइम आम तौर पर, ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी ग्लाइकोजन ज़्यादा कम्प्लेक्स भी है और इसी तरह इनसे ज़्यादा बड़ा भी है। और उसके बाद ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस। Glycogenolysis is the production of glucose 6-phosphate by splitting a glucose monomer from glycogen by adding an inorganic phosphate. और जबकि ग्लाइकोजेनेसिस है इज़ अ मेटाबॉलिक प्रोसेस विच ग्लूकोज इज़ फॉर्म, कि ग्लाइकोजेनेसिस के में ग्लूकोज फॉर्म होता है फ्रॉम द ग्लाइकोजन से, मतलब कि स्टोर्ड फॉर्म जो है वो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर है और उसके फॉर्म में वो स्टोर हो जाते हैं एनर्जी प्रोडक्ट। बाद में जब हम उसे ग्लूकोज बनाते हैं तो उसे ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं। और जबकि ग्लाइकोजेनेसिस जो है इसमें ग्लूकोज से वो बनाते हैं हम ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, जो कि हम एनर्जी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। एनर्जी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होते हैं और बाद में जब ज़रूरत पड़ती है तो ग्लूकोजेनेसिस के ज़रिए से ग्लूकोज में दोबारा कन्वर्ट होता है और दोबारा फिर हम ATP हासिल कर लेते हैं। और इसके बाद ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन है और ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इसी सूरत में मौजूद होते हैं, कम्प्लेक्सिटी है और ये अमाइलोपेक्टिन से ज़्यादा कम्प्लेक्स है। और इसी तरह साथ में जो डायग्राम दिखाई है 1,6 बॉन्ड की और 1,4 बॉन्ड की, 1,6 जो है लिंकेज जो है वो बना रहा है, ब्रांचड बना रहा है, और जबकि 1,4 लीनियर स्ट्रक्चर दे रहा है। और इसी तरह अमाइलोपेक्टिन से डिफरेंस होने की वजह भी यही है कि भाई इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होती है और नंबर ऑफ मोनोमर भी ग्लूकोज के जो हैं वो भी ज़्यादा होते हैं।
और ग्लाइकोजन मेनली जो यूज़ है वो स्टोरेज है, एनर्जी का स्टोरेज है एनिमल सेल्स के अंदर। और इसके बाद आखिर में सबसे थैंक यू और द एंड, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ ताहिर खान फ्रॉम बीएस केमिस्ट्री 4C। तो आज की बायोकेमिस्ट्री की प्रेजेंटेशन में जो हमारा टॉपिक है वो है सेलुलोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ को। तो पहली प्रॉपर्टीज़ में ये बताया गया है कि ये स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल होता है। स्ट्रक्चर कंपोनेंट इसका क्या होता है? होमोपोलीसेक्चराइड होता है। इसका मतलब सेम रिपीटिंग मोनोमर होते हैं और ये स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल होता है। मतलब सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ये वो कैसे प्रेजेंट होता है? क्योंकि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो इसका है उसको स्ट्रक्चर इसका सपोर्ट कर रहा होता है, इस वजह से ये प्लांट सेल वॉल में मौजूद होता है। उसके बाद हम इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है अनब्रांच ग्लूकोज पॉलीमर। मतलब ये ब्रांच नहीं होती, अनब्रांच होती है। स्ट्रेट लाइन इसके कार्बन एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ इस तरह जुड़ा हुआ होता है, दरमियान में ऊपर नीचे नहीं होता, ये अनब्रांच होती है। उसके बाद थर्ड वन आ जाती है कि मोस्ट अबंडेंट नेचुरली अक्रिंग पॉलीसेक्चराइड्स ऑन अर्थ। ये मोस्ट अबंडेंट एक नेचर की तरफ से अकर होती है पॉलीसेक्चराइड्स। और इसकी जो लिंकेज है वो बीटा लिंकेज है। एक कार्बन फर्स्ट जो है वो फोर्थ के साथ बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन इसके दरमियान आ जाता है। ये नीचे से हम अब इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। तो एक जो कंपोनेंट है सेलुलोज का, वो दूसरे सेलुलोज के साथ बॉन्ड बना रहा है। वन कार्बन जो है वो फोर्थ के साथ मिल रहा है। तो ये यहाँ पर जो रेड कलर में ऑक्सीजन शो हो रहा है, इसके ऊपर से वो एच रिमूव होता है एक साइड से और दूसरे कंपोनेंट से एच रिमूव होता है। तो H2 यहाँ से रिमूव हो जाता है, बकाया जो ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन के दरमियान इनके साथ बॉन्ड बन जाता है। और इनके जब हम इसको अपर और लोअर साइड से लिखते हैं तो इनके दरमियान डॉटेड लाइन शो हो रही होती है। तो वो डॉटेड लाइन शो कर रही होती है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। इसी तरह से दूसरे हिस्से में हमें अल्फा 1,4 बॉन्ड दिखाया गया है, वो है स्टार्च का, ग्लाइकोजन का। तो ये इसका स्ट्रक्चर यूँ होता है जिस तरह से हमने बयान किया हुआ है। और इसका मतलब स्ट्रक्चर एक या दो चेन से नहीं बनता, आप सेवरल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं पॉलीसेक्चराइड्स के। आगे से फिर हम इसे ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं और एन लिख देते हैं। एन जो शो कर रहा होता है वो मेन सेवरल नंबर ऑफ पॉलीसेक्चराइड शो कर रहा होता है। उनसे ये फिर सेलुलोज की चेन बनती जा रही है और सेलुलोज का स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। उसके बाद हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं एक अदर एंजाइम से। वो एंजाइम एमाइलोज हो गया और सेलुलोज। इसकी फर्स्ट जो है हम शेप से इसे डिफरेंस इसका निकालेंगे। सेलुलोज जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर है, जबकि एमाइलोज जो है वो स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर है। स्पाइरल यूँ होता है कि एक गोल कर्व होती है, मतलब गोल कर्व जलेबी नुमा जो शक्ल होती है उस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता जाता है। जबकि दूसरी इसकी प्रॉपर्टी जो है डिफरेंस की वो ये है कि लिंकेज इसकी कैसे होती है। तो लिंकेज ऊपर में स्ट्रक्चर में ही दिखाई गई है कि जो सेलुलोज है वो 1,4 लिंकेज में होता है, जबकि दूसरा जो है एमाइलोज जो है वो अल्फा 1,4 लिंकेज होती है। बीटा सेलुलोज में हो गया और अल्फा, बाकी इनकी लिंकेज होती वैसे ही है 1,4 कार्बन। एक फर्स्ट कार्बन जो है वो 4 के साथ ही मिल रहा होता है, लिंक कर रहा होता है, लेकिन वो अल्फा के साथ है एमाइलोज, जबकि सेलुलोज जो है वो बीटा के साथ हो है। अब हम आ जाते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी की पर। तो ये जो है सेलुलोज जो है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये इनसॉल्युबल है, हल पजीर नहीं है, क्योंकि वहाँ जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होता है, हाइड्रोजन स्ट्रॉन्गली बॉन्ड बन रहा होता है। जबकि वहाँ पर ये सॉल्युबल है इन वाटर ड्यू टू लैक ऑफ इंटरस्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड। वहाँ भी बन रहा होता है लेकिन इस तरह से नहीं बन रहा होता जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है। वहाँ कमी होती है इंटरस्ट्रैंड, मतलब लैक ऑफ इंटरस्ट्रैंड कम, तो इस वजह से ये इनसॉल्युबल है। उसके बाद हम इसकी मुख्तलिफ अशकाल के बारे में बताते हैं। तो काटन जो है वो 95% जो है सेलुलोज को कंटेन कर रहा होता है, मतलब काटन जो है वो सेलुलोज ही है। उसके बाद सेलुलोज चेन कंटेन अबाउट 5000 ग्लूकोज यूनिट। तो ग्लूकोज की इतना ज़्यादा यूनिट जो है वो सेलुलोज की चेन बना रहे होते हैं। एक चेन बन जाती है जिसे 5000 से अबव जो है ग्लूकोज यूनिट इसको चेन की नुमा पे दिखा देते हैं। उसके बाद ये जो है नॉन डाइजेस्टेबल बाय ह्यूमन
मतलब कि ह्यूमन के अंदर ये डाइजेस्टेबल नहीं है, हजम शुदा नहीं है, ड्यू टू लैक ऑफ एंजाइम, जो ब्रैकेट में दिखाया गया है। थैंक यू। Assalamualaikum. My name Muhammad Yusuf Jazari. Today my topic of presentation is cell wall. सेल वाल को रॉबर्ट हुक ने 1665 में प्लांट सेल में डिस्कवर किया था और सेल वाल बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी में भी पाई जाती है। इसकी कंपोजिशन कुछ इस तरह से है कि जो प्लांट सेल वाल है वो सेलों से बनी होती है, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है और ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है। बैक्टीरियल सेल वाल जो है वो म्यूरिन से बनी होती है, जो कि एक पेप्टिडोग्लाइकन है और बैक्टीरिया की एक स्पीशी है माइकोप्लाज्मा जिसमें सेल वाल नहीं पाई जाती। और फंजाई सेल वाल जो है वो काइटन से बनी होती है। स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं मिडल लैमेला है जो एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ के रखती है और ये पैक्टिन से बनी होती है, जो कि एक स्टिकी पॉलीसेकेराइड है। और प्राइमरी सेल वाल जो सेलोज, हेमीसेलोज और पैक्टिन से बनी होती है। और सेकेंडरी सेल वाल भी सेलोज, हेमीसेलोज, पैक्टिन से बनी होती है और एक इजाफी होता है इसमें लिग्निन, जो कि फिनोलिक पॉलीमर है। सेल वाल के फंक्शन, इसमें जो है सेल वाल जो है ये सपोर्ट करती है प्लांट को अगेंस्ट ग्रेविटी के और ये मेंटेन टर्गर प्रेशर करती है और इसके अलावा रेगुलेट ग्रोथ एंड डिफ्यूजन। और सेल वाल जो है ना ये प्रोटेक्ट करती है पैथोजन से, बैक्टीरिया और फंजाई के सेल में इंटर होने से रोकती है और इसके अलावा ये स्टोरेज का काम भी करती है। हमें पता है कि जो सेल वाल है वो सेलुलोज से बनी होती है और इसमें और भी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो जब भी प्लांट को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो इनको ब्रेक करके ले लेती है। और जो सेल वाल है ये कम्युनिकेशन का भी काम करती है। इसमें जो पोर्स होते हैं प्लाज्माडेस्माटा, इनके ज़रिए जो एक सेल है वो दूसरे सेल से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करता है। थैंक यू सो मच।